नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने फिटनेस का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। मैं आसनी सोनी स्वागत करती हूँ आप सभी का RS स्टडी एकेडमी में। इससे पहले हमने क्लास 12th की हिस्ट्री का चैप्टर 1 का थ्योरी सेक्शन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के सेक्शन को भी देख लिया है। अब हम क्लास 12th के हिस्ट्री का चैप्टर 2 देखने वाले हैं, जो है राजा, किसान और नगर। इस चैप्टर को हम देखने वाले हैं। आज हम क्लास 12th के हिस्ट्री का चैप्टर 2, जिसका नाम है राजा, किसान और नगर, ये वाला चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं। ये चैप्टर जो है ये प्रारंभिक समाज के बारे में है। इसका समय काल जो है वो 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी है। इसका समय काल 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक है। इसको वैदिक काल भी कहते हैं। इस समय काल में जो है इस समय काल को वैदिक काल भी कहा जाता है। वैदिक काल का जो समय काल था वो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक था। वैदिक काल को वैदिक काल इसलिए कहते थे क्योंकि इस समय काल में वेदों की रचना हुई थी, इसलिए इसको वैदिक काल या वैदिक सभ्यता कहते हैं। अब हम NCERT के पहले टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, जो है प्रिंसेप और प्रियदर्शी। प्रिंसेप जो थे वो एक ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे तथा 1838 के दशक में इन्होंने खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि का अर्थ निकाला था और प्राचीन अभिलेख खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि में ही लिखे गए थे, जिससे क्या हुआ कि हमें अपने इतिहास के बारे में जो है और भी समझ विकसित इस अर्थ निकालने की वजह से और भी समझ विकसित हो गई। प्रियदर्शी एक उपाधि है जिसका अर्थ होता है सुंदर मुख वाला व्यक्ति, और देवनाप्रिय यह भी एक उपाधि है जिसका अर्थ होता है देवताओं का प्रिय। यह दोनों ही उपाधियां अशोक ने धारण कर रखी थी। ये जो सम्राट अशोक थे, ये मौर्य साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध शासक, प्रसिद्ध और सुंदर भी बहुत थे ये। तो ये जो सम्राट अशोक हैं, ये मौर्य राजवंश के जो थे, ये सबसे प्रसिद्ध शासक थे और इन्हीं के समय काल में जो थे अभिलेख भी मिले। इन्हीं के समय काल के शुरुआती जो अभिलेख है वो इन्हीं के समय काल से मिले हैं। NCERT का दूसरा टॉपिक है प्रारंभिक राज्य। इस टॉपिक में बेसिकली यह है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जब भारत 16 महाजनपदों में बटा हुआ था, उन 16 महाजनपदों का जो उल्लेख है वो इस टॉपिक में किया गया है। 16 महाजनपदों के बारे में विस्तार से बताया है। चलिए अब हम देख लेते हैं कि 600 ईसा पूर्व का समय काल भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है। इसका पहला कारण है राज्यों तथा नगरों का विकास, और दूसरा कारण है लौह का प्रयोग, तीसरा कारण है सिक्कों का प्रयोग, और चौथा है जैन तथा बौद्ध धर्म के ग्रंथों की रचना तथा धर्म का विकास, पांचवा है महाजनपदों का विकास। ये सारी चीज़ें जो थी इन कारणों की वजह से भारतीय इतिहास में ये जो 600 ईसा पूर्व का समय काल था वो महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इसी समय काल में जो थे इन सभी चीज़ों का विकास हुआ था। चलिए अब हम महाजनपद की विशेषताओं को देख लेते हैं, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं वो एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं, इनफैक्ट पूछी भी गई हैं। चलिए अब हम महाजनपदों की प्रमुख विशेषताएं देख लेते हैं। पहली विशेषता है राजा तथा समूह का शासन। अधिकांश महाजनपदों पर राजा का शासन होता था, लेकिन गण और संघ के नाम से प्रसिद्ध राज्यों में कई लोगों का समूह शासन होता था। ये इसकी एक प्रमुख विशेषता थी। दूसरी थी किलेबंद राजधानी। हर महाजनपद की एक राजधानी होती थी।
और उस राजधानी को राजा द्वारा किलों से घिरवा दिया जाता था, क्योंकि उस समय मान्यता थी कि यदि कोई राजा किसी राजा की राजधानी पर आक्रमण करता है तो वह उस राज्य पर आक्रमण माना जाएगा। इस कारण वहाँ की जो राजधानियाँ थीं उनको किलेबंद कर दिया जाता था। इसके अलावा तीसरी विशेषता है शासक एवं उसके कार्य। इसका मतलब यह है कि वहाँ का शासक कैसा है, प्रभावशाली है और शक्तिशाली, प्रभावशाली और शक्तिशाली है कि नहीं, वह अपनी प्रजा के लिए अच्छे कार्य करता है कि नहीं, ये उसके लिए मतलब महत्वपूर्ण था। और वह क्या क्या कार्य करता है, तो उस टाइम के जो राजा होते थे वो क्षत्रिय वर्ग से होते थे और उनका मुख्य काम क्या होता था, किसानों और शिल्पकारों तथा व्यापारियों से कर वसूलना और धन एकत्रित करने के लिए दूसरे राज्य पर धन एकत्रित करके दूसरे राज्य पर आक्रमण भी करता था। इससे क्या होता था कि उसके राज्य का विस्तार होता था। यदि जीत जाता था तो अपने राज्य का विस्तार कर लेता था और वहाँ से और भी ज़्यादा कर वसूल करने लगता था, जिससे वो जो महाजनपद थे वो और भी मतलब कि शक्तिशाली बनते जाते थे। इसके अलावा चौथी विशेषता है सेना का प्रबंध। महाजनपद के जो राजा होते थे वो सेना का प्रबंध कृषक वर्ग से करते थे। जब युद्ध का समय होता था तो कृषक वर्ग के जो लोग होते थे उनको सेना में ले लेते थे और कुछ राज्यों ने अपनी अस्थायी सेना भी बना ली थी। ये सभी जो थी बातें वो महाजनपद की प्रमुख विशेषता थी। और ये जो हैं ये सभी महाजनपद हैं, 16 महाजनपद हैं। आप देख लीजिएगा इनकी राजधानी और महाजनपदों को भी, क्योंकि कभी कभी एग्ज़ाम में इनकी राजधानियाँ भी पूछ लिया जाता है। चलिए अब हम देख लेते हैं कि मगध महाजनपद जो था वो एक शक्तिशाली महाजनपद क्यों कहा जाता था। इसका पहला कारण है उपजाऊ भूमि। ये मगध महाजनपद जो था वो आधुनिक जो बिहार है वहाँ पे स्थित था। तो बिहार की तरफ से उत्तर प्रदेश से होती हुई जो गंगा नदी होती है वो बिहार से होकर गुजरती थी और वो गंगा नदी अपने साथ जलोढ़ मिट्टी लाती थी, जिससे वहाँ की भूमि जो थी वो उपजाऊ हो गई थी। और इस कारण वहाँ का जो मगध महाजनपद था वो शक्तिशाली माना जाता है। मतलब कि मगध महाजनपद जो था उसके शक्तिशाली होने का एक कारण उपजाऊ भूमि भी था। इसके अलावा दूसरा कारण है लोहे की खदानों की उपलब्धता। यानी कि वहाँ जो उस टाइम का जो मगध महाजनपद था वहाँ पे लोहे की खदानें पाई जाती थी और इसका फ़ायदा यह था कि वहाँ लोहे की खदानें थी जिससे सैनिकों के लिए भाले, कुल्हाड़ी और तीर जैसे हथियार भी तैयार करने में आसानी होती थी। तीसरा कारण है हाथियों की उपलब्धता। वहाँ के मगध महाजनपद के जो जंगल थे, वन थे, उसमें हाथी बहुत ही अधिक मात्रा में उपलब्ध थी और उस समय ऐसा माना जाता था कि जिस राजा के सेना के पास हाथियाँ होती थी उस राजा की सेना जो होती थी वो बहुत ही ताकतवर होती थी। तो ये भी का एक महत्वपूर्ण कारण है जो मगध महाजनपद को एक शक्तिशाली महाजनपद बनाता है। चौथा कारण है आवागमन सस्ता व सुलभ। मगध महाजनपद जो है वो आधुनिक बिहार और झारखंड में पड़ता था। तो वहाँ से जो गंगा नदी है वो गुजरती है। तो उस टाइम गंगा नदी जो थी वो मगध महाजनपद को आवागमन जो था उसको सस्ता और सुलभ बना देती थी। ये भी एक उसका महत्वपूर्ण कारण है। और पांचवा कारण है शक्तिशाली शासक। वहाँ मगध महाजनपद में कई शक्तिशाली शासक हुए, जैसे कि सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य और भी ऐसे शासक जो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे। और इसके अलावा छठा कारण है किलेबंद राजधानी। यानी कि मगध की जो राजधानी थी वो किलेबंद होती थी। इसकी मगध की जो प्रारंभिक राजधानी थी वह राजगृह है
और मगध की जो मतलब कि एक और राजधानी थी वो थी पाटलिपुत्र। यदि एग्ज़ाम में ऐसे पूछे कि मगध की प्रारंभिक राजधानी बताइए तब आपको राजगृह बताना है, और अगर ऐसे पूछता है कि मगध की राजधानी बताइए, मगध महाजनपद की राजधानी बताइए, तब आपको पाटलिपुत्र ही बताना है। जब आपसे पूछा जाए कि प्रारंभिक राजधानी क्या है मगध महाजनपद की, तब आपको राजगृह बताना है, वरना पाटलिपुत्र ही बताना है। और हाँ, एक बात और, ये कभी कभी जो होता है कि राजगृह या राजगीर का अर्थ भी पूछ लिया जाता है तो एग्ज़ाम में, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ये भी जान लेना चाहिए। तो राजगृह का अर्थ होता है राजाओं का घर। ये चीज़ें जो हैं ये MCQs में ज़्यादा पूछी जाती हैं, तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें अच्छे से याद रखना होगा, ध्यान रखना होगा, ताकि आप अच्छे स्कोर कर सकें। और हाँ, ये जो राजगृह है इसका एक और नाम है राजगीर। तो आप लोगों को यदि राजगृह की जगह पे राजगीर पूछ लिया जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है, बात एक ही है। और इसका भी अर्थ वही होता है, यानी कि राजाओं का घर। इसका भी अर्थ राजाओं का घर ही होता है। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ये जो मगध महाजनपद है इसकी राजधानी राजगृह को बदल के पाटलिपुत्र कर दिया गया था, और ये जो पाटलिपुत्र है ये आधुनिक पटना में है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। यह NCERT का तीसरा टॉपिक है। तीसरा टॉपिक एक प्रारंभिक साम्राज्य। इस टॉपिक में बेसिकली मौर्य वंश या मौर्य साम्राज्य के बारे में बताया गया है। तो अब हम मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। चलिए अब हम मौर्य वंश के बारे में देख लेते हैं कि मौर्य वंश में कौन कौन से शासक हुए और मौर्य वंश की स्थापना कब हुई। तो मौर्य वंश की स्थापना हुई थी 321 ईसा पूर्व में, और चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा चाणक्य की सहायता से जो मौर्य साम्राज्य था उसकी स्थापना की गई थी। अच्छा, इसके पीछे एक कहानी है। ये जो चाणक्य थे इनके दो नाम और हैं इनके चाणक्य के। तो वो दो नाम है कौटिल्य और विष्णुगुप्त। इन दोनों नाम से भी चाणक्य को पुकारा जाता है। ये जो चंद्रगुप्त मौर्य थे ये चाणक्य के सबसे प्रिय शिष्य थे, और ये जो चाणक्य थे ये तक्षशिला जो है महाजनपद, तक्षशिला जो थी महाजनपद नहीं है, सॉरी, उसके लिए क्षमा चाहूँगी, महाजनपद नहीं है वो, तक्षशिला में ये जो चाणक्य थे ये वहाँ के शिक्षक थे, एक प्रकार से आप मान सकते हो शिक्षक थे। तो वहाँ जो तक्षशिला थे वो तक्षशिला का जो राजा था वो आम्भिक था। तो जब सिकंदर ने मगध, उस टाइम का मगध जो था वो शक्तिशाली महाजनपद था, तो सिकंदर उस टाइम इधर मगध की तरफ बढ़ रहा था आक्रमण करने के लिए। तो चाणक्य जो थे वो तक्षशिला से जाते हैं कहाँ, मगध साम्राज्य में आते हैं, यानी कि मगध महाजनपद में आते हैं। तो मगध महाजनपद में उस समय में जो था नंदवंश का शासक था, नंदवंश का शासन था। तो नंदवंश का उस टाइम पे शासक कौन था, घनानंद, जो कि अंतिम शासक भी है नंदवंश का। तो उसके पास जब चाणक्य जाते हैं और बोलते हैं कि आप कुछ कीजिए, वो जो सिकंदर की सेना है वो हमारी तरफ आ रही है और हमारे तक्षशिला को बर्बाद कर देगी। तो ये जो घनानंद था ये बहुत ही क्रूर शासक था और घमंडी था। तो इसने चाणक्य को बेइज्जत किया और अपने दरबार से निकलवा दिया। तो चाणक्य ने भी कसम खाई कि जब तक मैं इस घनानंद को, यानी कि शासक जो था घनानंद, उसको नष्ट नहीं कर दूंगा, तुम्हारे साम्राज्य को नष्ट नहीं कर दूंगा, तब तक मैं अपनी चुटिया नहीं कटवाऊंगा। आपने देखा होगा इन्होंने अपने सर के पीछे, इनके सर में जो चुटिया थी ये बहुत लंबी थी। तो इन्होंने कसम खाई थी कि जब तक मैं तुम्हारा विनाश नहीं कर दूंगा तब तक मैं अपनी चुटिया नहीं कटवाऊंगा। और उसके बाद चाणक्य ने नीतियाँ बनाई और चंद्रगुप्त मौर्य जो इनका प्रिय शिष्य था इसके साथ मिलकर इन्होंने घनानंद को हराया और फिर वहाँ पे मौर्य साम्राज्य की
स्थापना की। तो आपसे पूछेगा कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन है, तो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य है। चलिए अब हम मौर्य वंश के महत्वपूर्ण शासक के बारे में देख लेते हैं, जो ज़रूरी शासक हैं उनको। तो पहला शासक है चंद्रगुप्त मौर्य, जिसके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। दूसरा शासक है बिंदुसार और तीसरा शासक है सम्राट अशोक। इन सभी के बारे में जो है वो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। चलिए अब हम मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त करने के स्रोत देख लेते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त करने के क्या क्या स्रोत हैं। तो मौर्य वंश में जानकारी प्राप्त करने के स्रोत जो है वो पहला है मूर्तिकला, दूसरा है मेगास्थनीज की इंडिका, ये मेगास्थनीज जो था वो विदेशी यात्री था, और तीसरा है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, चौथा है जैन तथा बौद्ध धर्म के ग्रंथ, और पांचवा है अशोक के अभिलेख, और छठा है विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस। और ये जो अशोक है, सम्राट अशोक के अभिलेख, ये प्राकृत भाषा में पाए गए हैं और प्रारंभिक अभिलेख अशोक के समय काल के ही मिले हैं। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। चलिए अब हम सम्राट अशोक के धर्म यानी कि धर्म के बारे में प्रमुख उपदेश देख लेते हैं। तो इसका पहला उपदेश है बड़ों के प्रति आदर, और दूसरा है सन्यासियों और ब्राह्मणों के प्रति उदारता, तीसरा है सेवकों और दासों के साथ उदार व्यवहार, और चौथा है दूसरों के धर्म और परंपराओं का आदर करना। ये सम्राट अशोक जो थे इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था, और ये उनका यानी कि उपदेश था। वो अपने राज्य में इन सभी बातों को मानने के लिए लोगों को प्रेरित करते थे। ये मौर्य साम्राज्य के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट जानकारियाँ थी जो मैंने आपको दे दी हैं, और अभी भी मौर्य साम्राज्य बाकी है तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, देखेंगे। वीडियो आपको कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप लोग लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते यार। लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं आता है तो मुझे वीडियो बनाने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है, इसलिए प्लीज़ कर दिया करो यार। बाकी के जो टॉपिक्स बचे हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।